गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो बच्चों अभी तक हम आपके जो चैप्टर 10 चल रहा था जिसका नाम है ध्वनि अर्थात साउंड, ध्वनि अर्थात साउंड में हम लोग अभी काफ़ी चीज़ कवर कर चुके थे। आज हम सभी लोग ध्वनि में मानव के कण की संरचना के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे कि मानव के जो कान होते हैं उनकी कैसी संरचनाएं बनी हुई हैं, उनकी क्या कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, या कह सकते हैं मानव के कण में कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए मानव के जो कण की संरचना में मुख्यतः 3 भाग हुए हैं। पहला है बाह्य कण, दूसरा है मध्य कण और तीसरा है अंतःकण। एक बार फिर से ध्यान दीजिए बच्चों, मानव के जो कण हैं उनके मुख्यतः 3 भाग हैं। एक तो पहला बाह्य कण, दूसरा है मध्य कण और तीसरा कण क्या है, अंतःकण। कौन सा भाग है, अंतःकण। देखिए बच्चों बाह्य कण क्या होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो स्तनधारी हैं या कह सकते हैं जो अपने ही समान बच्चे पैदा करते हैं, ऐसे जीवधारियों के जो कान होते हैं, जो कान के जो आकार होते हैं वो क्या होते हैं, शरीर से बाहर की ओर निकले होते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य ही है, जैसे गाय भैंस बकरी बंदर, बहुत सारे जीव जंतु आप देखे हैं कि उनके कान क्या होते हैं, बाहर की ओर निकले, शरीर से बाहर निकलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जंतु भी होते हैं जिनके कि क्या होते हैं, कान अंदर ही रहते हैं, मतलब बाहरी कान नहीं होते। कान के स्थान पे तो होल होते हैं, छिद्र होते हैं, लेकिन बाहरी रूप से निकले नहीं होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसी में बाह्य कण में क्या होता है बच्चों। बाह्य कण के मुख्यतः 3 भाग हैं। एक तो पिन्ना, दूसरा कर्णनली और तीसरा कान का पर्दा। क्या है, बाह्य कण में 3 भाग हैं बच्चों। पहला है आपका पिन्ना और दूसरा है कर्णनली और तीसरा है कान का पर्दा। ये हमारा जो कान बाहर की ओर दिख रहा है इसके 3 मुख्य भाग हैं, इसी की बातें हो रही है। फर्स्ट है पिन्ना, दूसरा है कर्णनली और तीसरा है कान का पर्दा। देखिए पिन्ना होता क्या चीज़ है, ये पिन्ना किसी भी मानव संरचना में या कह सकते हैं किसी भी मानव या किसी भी जीवधारी या किसी भी स्तनपायी जो जंतु हैं उनमें क्या होता है, कान का सबसे बाहरी भाग होता है। क्या चीज़, पिन्ना कान का सबसे बाहरी भाग होता है, जो कि ध्वनि तरंगों को क्या करता है बच्चों, जो कि ध्वनि तरंगों को एकत्रित करने का कार्य करता है। जैसे हमारे लोग का कान है, जैसे देखते हैं भैंस या घोड़े का कान क्या होता है, जिस तरफ से ध्वनियाँ आती हैं वो क्या करते हैं, अपने कान को उसी दिशा में मोड़ लेते हैं। तो ये उसी दिशा में मोड़ने का कार्य क्या होता है कि उस दिशा में जो ध्वनि आ रही है उसको क्या करेंगे, वो एकत्रित करके अपने कान के पर्दे तक वो चीज़ पहुँचाएंगे। तो यही जो पिन्ना है, जो बाहरी कान निकला हुआ जो प्रदर्शित हो रहा है, यही क्या होता है बच्चों, हमारा पिन्ना कहलाता है। ये क्या करता है, कर्णनली तक क्या करता है, ध्वनि तरंगों को या ध्वनियों को क्या करता है, ध्वनि की आवृत्तियों को पहुंचाने का कार्य करता है। कहाँ पर, कर्णनली में। तो अगला है दूसरा कर्णनली। क्या होती है, कर्णनली क्या करती है, ये है जो ध्वनि तरंगे होते हैं, जो भी कुछ हम लोग सुनते हैं, जो भी ध्वनि की तरंगे होती हैं, चाहे वो धीमी हो चाहे ऊंची हो, उनको क्या करता है कर्णनली, ये क्या करता है, ध्वनि तरंगों को कान के पर्दे तक पहुंचाने का कार्य करता है। जो कि कान पर्दा कहाँ होता है, एकदम कान के अंतिम सिरे पर, जो कि बाह्य कान का ही भाग है। तो आगे देखिए क्या है, कान का पर्दा। कान का पर्दा क्या होता है बच्चों, कान का पर्दा क्या होता है, हमारे बाह्य कान का ही एक अंतिम सिरा होता है, जहाँ पर क्या होता है कि पिन्ना द्वारा जो एकत्रित ध्वनि है वो ध्वनि क्या होती है, कर्णनली के द्वारा क्या करती हैं, कान के पर्दे पर अग्रेसित होती है, या कह सकते हैं कान के पर्दे पर वो ध्वनियाँ क्या होती हैं, टकराव में होती है, जिससे हमें क्या होती है, उस कान के पर्दे पर उस ध्वनि का टकराव से कंपन होता है और वो ध्वनि का क्या करते हैं, हम लोग को संवेदनशीलता से कारण से कह सकते हैं उस ध्वनि को हम सुन पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मध्य कण क्या होता है भाई, कान का मध्य का हिस्सा क्या होता है। इसमें देखिए बच्चों, कान के मध्य हिस्सा के मुख्य 3 भाग हैं। पहला है मुखद्वार, दूसरा है निहाई और तीसरा है रुकाब। ये कान के जो मध्य कण का भाग है उसके 3 मुख्य भाग हैं। इसमें देखिए ये मुखद्वार और निहाई और रुकाब क्या है, ये देखिए क्या है, 3 मुख्य उपस्थियाँ होती हैं। क्या होती हैं, 3 मुख्य उपअस्थियाँ होती हैं, जो कह सकते हैं जो कि बहुत ही छोटे आकार में होती हैं, या कह सकते हैं हम लोगों ने सुना है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, वही कर्ण वाली हड्डी।
क्या है, कर्ण की हड्डी जो पाई जाती है वही सबसे हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो यही जो 3 तरह की है, मुखद्वार, निहाई और रुकार, ये क्या है, 3 हमारी क्या है, उप अस्थियां होती हैं जो कि हमारे शरीर में सबसे छोटे आकार में पाई जाती है। ये अस्थियां क्या है बच्चों, ये जो तीनों अस्थियां हैं हमारे शरीर में सबसे छोटी होती हैं। तो देखिए इन तीनों का कार्य क्या है, जो कि मध्य कर्ण में पाए जाते हैं। तो देखिए इन तीनों के मुख्य कार्य क्या है, बच्चों, कान के पर्दे द्वारा जो ध्वनि हम लोग ग्रहण करते हैं, किस द्वारा, बाह्य कर्ण के द्वारा, बाह्य कर्ण के द्वारा जो कान जो ध्वनियां ग्रहण करते हैं, उन ध्वनियों को क्या करता है, ये अंतःकरण तक पहुंचाने का कार्य करता है। कहां तक, अंतःकरण तक पहुंचाने का कार्य करता है, इस तीसरे भाग में पहुंचाने का कार्य करता है। कौन, ये मध्य जो कर्ण है, मध्य कर्ण में जो ये 3 भाग हो रहे हैं, मुखद्वार, निहाई और रुकाब, ये क्या करते हैं, कौन सा, बाह्य कर्ण द्वारा जो ध्वनियां हम एकत्रित करते हैं, वो उन ध्वनियों को क्या करते हैं, मध्य कर्ण की सहायता से अंतःकरण तक पहुंचाने का कार्य होता है। देखिए अंतःकरण क्या होता है, अंतःकरण के भी मुख्यतः 2 भाग हैं, या इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है काकलिया और दूसरा श्रवण तंत्रिका। देखिए काकलिया क्या है और श्रवण तंत्रिका है, इसके बारे में यहाँ भी देख लेते हैं। काकलिया क्या होता है, काकलिया हमारे जो कान है, कान में क्या होता है, एक शंखनुमा, हम देखते हैं कि अंदर क्या होता है, ये यही चीज़, ये शंख के आकार घुमावदार रास्ता होता है, ठीक है, घुमावदार रास्ता होता है, जिसमें क्या होता है, एक प्रकार का तरल या द्रव भरा होता है, अंदर ही होता है, जिसमें क्या होता है, ये जो काकलिया है ये ध्वनि तरंगों के प्रति अति संवेदनशील होता है। मतलब क्या कह सकते हैं कि हल्की सी भी ध्वनि आती है तो वो क्या होता है, उसको हमारा कान सुन पाता है, समझ पाता है, और मस्तिष्क तक वो क्या करता है, ध्वनि तरंगों को संकेतिक रूप में भेजता है। और क्या करता है भाई, और ये देखिए काकलिया क्या कार्य है, और काकलिया जो हमारे कान में है, अंतः कर्ण का जो भाग है, ये क्या करता है, शरीर को संतुलित बनाए रखता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। कभी कभी हम देखते हैं कि कभी कभी अचानक यदि काफ़ी शोर आवाज़ सुन लें या कोई अचानक से कोई तेज़ आवाज़ सुन ले तो क्या हो जाता है, हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। तो यही जो शरीर का संतुलन बिगड़ना है और उसको संतुलित करना है, वो काकलिया के द्वारा ही होता है। ये हमारे शरीर को संतुलित भी बनाए रखता है, मतलब हमारा अपक होने नहीं देता, हमारा बैलेंस खोने नहीं देता है। आगे देखिए अंतःकर्ण का जो अन्य मुख्य भाग है वो श्रवण तंत्रिका। श्रवण तंत्रिका क्या है, मतलब जो ध्वनि तरंगे आ रही हैं कौन से, मध्य कर्ण से जो भी तरंगे इकट्ठी होकर वो अंतःकर्ण तक आ रही हैं, वो क्या करती हैं, इन ध्वनि तरंगों को, क्या चाहिए, इन ध्वनि तरंगों को या ध्वनि आवृत्तियों को या कह सकते हैं ध्वनि के आवेगों को, ये क्या करती हैं, मस्तिष्क तक पहुँचाने का कार्य करती हैं। जो मस्तिष्क तक पहुँचने से हमें उस ध्वनि का आभास होता है और हम उस ध्वनि के अकॉर्डिंग या कह सकते हैं उसके अनुसार हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों ध्वनि संचरण। बच्चों ध्वनि को संचरित होने के लिए पहली बात तो ध्यान रखना होगा कि ध्वनि कहीं भी निर्वात में नहीं होती है। क्या चीज़, ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है। ये मुख्य बात है कि किसी भी ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है। तो निर्वात में नहीं होता है तो इससे क्या मतलब निकलता है कि ध्वनि को संचरित होने के लिए या कह सकते हैं ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उसे माध्यम की आवश्यकता होती है। यह माध्यम क्या होते हैं, जो ठोस की हमारी क्या कह सकते हैं, जो द्रव की हमारी अवस्थाएं हैं वो उन्हीं माध्यमों में चलती है। जैसे द्रव की हमारी 3 कौन कौन सी मुख्य अवस्थाएं हैं, एक तो ठोस है, दूसरा द्रव है और गैस है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ध्वनियों को माध्यम की आवश्यकता होती है और ये ध्वनि पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं हैं उन तीनों अवस्थाओं में क्या करता है, संचरित होती है, विचरण करती हैं। किस किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में। देखिए ध्वनि का संचरण क्या होता है बच्चों, ध्वनि का संचरण ठोस अवस्था में सबसे अधिक होता है या सबसे ज़्यादा होता है। कारण क्या है, क्योंकि ठोस के अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं और जो ध्वनियाँ या कंपन होती हैं, तरंगे जो उठते हैं, पास पास कंपन होने के कारण से क्या होता है, इन पूरी तरंगों को क्या करता है, अवशोषित करके क्या करता है, आगे संचरित करता है। तो ठोस में क्या होता है बच्चों, ध्वनि की जो तीव्रताएं होती हैं या ध्वनि का जो संचरण है वो सबसे अधिक होता है। उसके बाद जो ध्वनि की तीव्रता है जल में होती है। क्यों होती हैं, क्योंकि बच्चों जो जल के जो कण होते हैं, जो अणु होते हैं वो ठोस के अपेक्षा थोड़े दूर होते हैं। तो ध्वनि की जो संचरित है या ध्वनि का जो माध्यम है द्रव, उसमें ध्वनि का संचरण ठोस की अपेक्षा कम होता है। इसके बाद आता है तीसरा, जो ध्वनि का संचरण सबसे कम किसमें होता है, ध्वनि का संचरण सबसे कम बच्चों गैस में होता है। किसमें, गैस में। देखिए गैस में क्या होता है बच्चों, ध्वनि का जो पर सेकेंड है, कह सकते हैं 340 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या होता है, ये ध्वनि को तरंगों को आगे संचारित करती है। या इसमें कह सकते हैं कि गैस
में या वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 340 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या है, ये जो गैस है ये सबसे कम क्यों है? क्योंकि गैस के जो अणु होते हैं या मॉलिक्यूल से होते हैं वो क्या होते हैं? ठोस तथा द्रव की अपेक्षा सबसे दूर होते हैं, इसलिए जो इनमें ध्वनि का बहने का जो वेग है या ध्वनि का संचरण जो है सबसे कम होता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग जो ध्वनि का चैप्टर चल रहे थे 10th मानव कण की संरचना तथा ध्वनि को संचरण के लिए किन किन माध्यमों की आवश्यकता होती है, कह सकते हैं कि ध्वनि किन माध्यमों में संचरित होती है, आज हम लोग यहीं तक कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस जो ध्वनि चैप्टर है या कह सकते हैं ध्वनि टॉपिक है, टॉपिक से इस ध्वनि टॉपिक से अगले हम स्टेप में इसके जो टॉपिक्स रह गए हैं उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तो आप लोग इसको देखते रहिए, अच्छे समझते रहिए। हम लोग कल मिलते हैं। धन्यवाद।